Very good morning. Very good morning, all of you. Arpita, good morning. Priyanka, good morning. Good morning, Neha. Good morning, Prachi. Raghav, good morning. बेटा मैंने भेज दिया। नेहा, आपको ग्रुप पे वीडियो मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। आपने चेक नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का वीडियो आपको ग्रुप पे मिल गया होगा, सभी को मिल गया था। हाँ जी, चलिए। अब हमारा इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ था बेटा, एक क्वेश्चन बचा हुआ था स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट से देखिए। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2, रॉयल्टी का चैप्टर, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। मिल गया सभी को? स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिल गया क्या बेटा सभी को? पढ़ते हैं। चलिए, ये कहता है ऑन 1 अप्रैल 2009 माही लिमिटेड ऑब्टेन ए माइन ऑन लीज फ्रॉम कचरी लिमिटेड। ठीक है, द टर्म्स वर एज फॉलोज। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी एट ₹25 टन रेज्ड पे, मतलब प्रोडक्शन पे। मिनिमम रेंट है 1,50,000 पर एनम। ठीक है,
शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन द नेक्स्ट 2 years। शॉर्ट वर्किंग अगले 2 सालों में रिकूप करनी है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 37,500 पर एनम। ऐसा हमने पहले भी किया था। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक हो जाती है, द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो रेटा ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, स्ट्राइक के केस में तो वर्किंग डेज के हिसाब से लिया जाएगा मिनिमम रेट, मतलब टाइम के हिसाब से। बट इन द प्रोपोर्शन ऑफ लॉकआउट, अगर लॉकआउट हो जाता है, द लेसी विल एंजॉय कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट। ये लो साहब, देखो क्या कह रहे हैं, अगर लॉकआउट हो जाता है, लेसी वुड एंजॉय कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर 50% फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट। मतलब लॉकआउट के पीरियड का जितना मिनिमम रेंट बनता है उसका 50% छूट दे दी जाएगी। ठीक है, इन एडिशन टू अबव, Mahi Limited has granted a right to receive case subsidy equal to 50% of the unrecoupable short working by the state government up to the first 5 years। मतलब अनरिकूपेबल मतलब जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स होती जा रही है। क्लियर, जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रही है उस लैप्स का 50% क्या मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी गवर्नमेंट से। ठीक है साहब, समझ गए? क्लियर है? मतलब लैब्स का अमाउंट पूरा पीएनएल में नहीं जाएगा, 50% गवर्नमेंट से मिल जाएगा, 50% का नुकसान हो जाएगा। फिर आपको 6 सालों की डिटेल दे रखी है, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15। करें स्टार्ट। सबसे पहले टेबल बनाना। मारती नहीं। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, दोबारा से बोल दीजिए। राघव कुछ बोल रहे हैं आप? राघव, ओके ठीक है, चलिए डन, स्टार्ट करते हैं। ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी,
मिनिमम रेंट। एक्सेस वर्किंग, short working. Short working occurred, recoup, lapse, carry forward, और finally royalty payable. Occurred, recoup, lapse, ये लो सर। कौन कौन सा ईयर दे रखा है? ईयर हमें दे रखा है 2000 2009-10, 2009-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15। डन। 6 सालों की डिटेल हमें दे रखी है। प्रोडक्शन बता रखा है 2000, 3000, 8000, 9000, 4000, और 6000। ये ईयर स्ट्राइक वाला था, ये ईयर लॉकआउट वाला था। ठीक है साहब। एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी बताइए कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल। ठीक है साहब। एक्चुअल रॉयल्टी है 25। तो 25 के हिसाब से फर्स्ट ईयर की हो गई 50,000, दिस इज 75,000, 4,50,000, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है सर। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट इन्होंने कहा था 1,50,000। तो पहले साल 1,50,000, दूसरे साल भी 1,50,000, तीसरे साल भी 1,50,000, फोर्थ ईयर भी 1,50,000, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने कहा स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। अब कितना रिड्यूस होगा चेक कीजिए। आपने कहा साहब 1,50,000 रुपए का था, उसमें से 73 डेज का कम हो गया, तो कितने दिन का लगेगा? 365 में से 73 माइनस कीजिए, 365 माइनस 73, 11-12 का एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट गलत लिखा है। यस सर। कैसे गलत लिखा? सर 2 लाख आएगा सर, 2 कितना? लाख आएगा 11-12 में 2 लाख कितना आएगा? अच्छा 2 लाख आएगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 50 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए सारे। 2 लाख और ये आ जाएगा 225
और ये आ जाएगा 1 लाख। ओके, अब क्लियर है। और ये हो जाएगा 1,50,000। अब क्लियर है क्या? सही है सारे? यस सर। ठीक है, ये बता दीजिए 365 माइनस 73, तो ये हो जाएगा 292। 292 डिवाइडेड बाय 365, अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000। फिर यहां पे कितना होगा? तो यहां पे उन्होंने कहा कि साहब 50% रिड्यूस हो जाएगा। कितने में से 50% रिड्यूस हो जाएगा? 2 महीने का। तो सबसे पहले निकालिए, मैं यहां पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं। मिनिमम रेंट एडिशनल में कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि वहां थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मिनिमम रेंट 4 2014-15 2014-15 का मिनिमम रेंट कितना होगा? ये कहते हैं 1,50,000 पूरे साल का होता है। उसमें से माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर दीजिए? 50% ऑफ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 महीने का जितना होता है उसका 50% माइनस, मतलब 1 महीने का माइनस कर दीजिए। कितना अमाउंट आता है टोटल मिनिमम रेंट का? 137,500। तो ये मिनिमम रेंट हो जाएगा 137,500। हाँ भाई, यहां तक किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? शॉर्ट वर्किंग आ गई 1,00,000 रुपए की। रिकूप होगा क्या? पहले साल रिकूप होगा? पहले साल कोई अमाउंट रिकूप होगा क्या? कोई अमाउंट लैप्स होगा क्या? पहले साल कोई अमाउंट लैप्स होगा क्या? कितना लैप्स होगा? लैप्स हो जाएगा 25,000। लैप्स हो जाएगा 25,000। कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 75,000। कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट हो जाएगा 75,000। रॉयल्टी पे करना पड़ेगा 1,50,000। फिर आ गए साहब सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में दोबारा शॉर्ट वर्किंग आ गई। कितने रुपए की शॉर्ट वर्किंग आ गई? 75,000 की। कोई अमाउंट रिकूप होगा? नहीं होगा। कोई अमाउंट लैप्स होगा क्या? लैप्स आप कह रहे हो होगा 37,500। दोबारा से सोचिए बेटा, 37,500 या ज्यादा? थर्टी सेवन 500 या ज्यादा? देखिए सबसे पहले बताइए यहां पे कितना कैरी फॉरवर्ड होता है? ये 75,000।
ये 75,000 में से 37,500 तो यहाँ पे रिकूप हो सकते थे और 37,500 यहाँ पे रिकूप हो सकते थे। डन। ये क्लियर है? ये वाले 75,000, इस 75,000 में से 37 तो यहाँ पे और 37 यहाँ पे, तो इस 75,000 में, अब इस 75,000 में भैया 37,500 तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ तो पुराने वाले से ही कर रहे हो, तो फिर इसके लिए तो केवल एक ही साल बचता है। तो क्या इस 75 पूरा रिकूप हो जाएगा या इसमें से भी केवल 37,500 ही रिकूप हो पाएगा? तो लैप्स का अमाउंट कितना होना चाहिए? लैप्स का अमाउंट होना चाहिए 75,000। देखो मैं तो एक ही बात जानता हूं भैया, कैरी फॉरवर्ड किसी भी साल 75 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो तय। क्या कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट 75 से ज्यादा हो सकता है क्या किसी भी साल? कम भले ही हो सकता हो, ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो 75 लैप्स हो गया और 75 कैरी फॉरवर्ड हो गया। पेमेंट कितने का होगा? पेमेंट हो जाएगा 1,50,000। और आगे चलते हैं। इस साल एक्सेस वर्किंग आ गई 50,000 की, अकड़ नहीं हुआ, रिकूप हो जाएगा 37,500। लैप्स नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 37,500 और पेमेंट हो जाएगा 1,62,500। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर यहां पे आ गई एक्सेस वर्किंग 75,000। अकड़ कुछ होगी नहीं, रिकूप हो जाएगा 37,500। लैप्स कुछ होगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा नहीं, पेमेंट हो जाएगा 1,87,500। 1,87,500। फिर यहां पे दोबारा शॉर्ट वर्किंग आ गई 20,000 की, रिकूप कुछ होगा नहीं, लेफ्ट कुछ होगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो गया 20,000 और पेमेंट हो जाएगा 1,20,000। चलिए साहब और आगे चलते हैं। फिर आ गया ये वाला, यहां पे क्या हो गया साहब? यहां पे आपके पास आ गया एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग आ गया 12,500 का, रिकूप हो गया 12,500, लैप्स कुछ हुआ नहीं और बैलेंस रह गया 7,500। पेमेंट हो जाएगा 1,37,500। ये तो हो गया यहां तक का था। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल। पीएनएल में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा? तो लिख लीजिए
अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, तो देखिए 2009-10 2009-10 2009-10 में लैप्स का अमाउंट था, इसको ऐसे लिख दीजिए, शॉर्ट वर्किंग लैप्स 25,000। तो उस 25,000 का 50%, क्योंकि 50% तो आपको क्या मिल जाएगी, 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगी, तो 12,500। फिर हो गया 2010-11 10-11 में अमाउंट था 75,000, तो 75,000 का 50%, 37,500। टोटल अमाउंट हो गया पीएनएल में जाने वाला 50,000। सर बुक में तो कुछ और ही दे रखा है, क्लियर? तो बेटा बुक ने क्या किया है, बुक ने इस 25,000 को यहां पे लैप्स नहीं किया, बुक ने इस 25,000 को यहां पे लाके लैप्स किया, ठीक है? तो हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, हम जो हमेशा से करते करते आए हैं वही काम अब करेंगे, ठीक है? क्लियर है पूरा क्वेश्चन? एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, वैसे तो जरूरत नहीं है। लैप्स की एंट्री किस तरह से करेंगे, मैं बात कर रहा हूं लेसी की बुक में, लेसी की बुक में लैप्स, लैप्स होने की एंट्री क्या करेंगे, लैप्स होने की एंट्री हम करते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट, और फिर हम कह देंगे गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। ये अमाउंट आ गया साहब 12,500, 12,500, और शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गई 25,000, ठीक है? तो पहले ये पूरा का पूरा 25,000 पीएनएल में चला जाता था, अब इसका 50% तो सब्सिडी मिल जाएगी और 50% पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है? तो लैप्स वाली एंट्री में पीएनएल के साथ सब्सिडी भी आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? हाँ जी। अब बता दीजिए किसी को पूरे चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन है, आराम से आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आराम से आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 बाकी है कंपाइलर का। ओके, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। चलिए, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 10,
फटाफट से निकालिए कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई ये लैप्स की एंट्री है यार राघव, ये लैप्स की एंट्री ऊपर लिखा हुआ है, ये लैप्स वाली एंट्री है। लैप्स 1 लाख हो रहे हैं क्या? लैप्स करने की एंट्री क्या करते हो मुझे ये बताओ। पी एंड एल टू शॉर्ट वर्किंग, अमाउंट आता है लैप्स का अमाउंट। अब उन्होंने कहा पूरा अमाउंट पी एंड एल में नहीं डालना, 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो 50% के लिए तो हमने सब्सिडी अकाउंट लिख दिया और बाकी 50% पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। बाकी एंट्रियां वैसे ही करनी है जैसे आप करते करते आ रहे हो। बाकी एंट्रियों में कोई चेंज नहीं होना, केवल एक लैप्स वाली एंट्री में चेंज होना था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कंपाइलर का। क्या सभी ने कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लिया? चलिए पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है X लिमिटेड looks certain lands on lease from Y लिमिटेड for a period of 15 years। ठीक है। For mining limestone with a stipulated royalty of ₹6 per ton, 6 रुपए पर टन की रॉयल्टी। A minimum rent of 84,000 with a clause to recoup short working over 3 subsequent years. The actual working result। अब देखो पहले साल का आउटपुट कितना था? पहले साल का आउटपुट था 62,000 टन। उसे अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना अमाउंट आता है? 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1,92,000। लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी में कितना लिखा हुआ है? एक्चुअल रॉयल्टी में कितना लिखा हुआ है? 48,000। अब बेटा प्रैक्टिकली जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये 6 गलत है। इस 6 की जगह होना चाहिए 1.5। हाँ जी, तो हमने कहा कि साहब ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये 6 की जगह 1.5 होना चाहिए। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में बहुत पहले, और वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां पे ये 6 ही लिखा हुआ था। तो अब आप जो रॉयल्टी कैलकुलेट करेंगे वो 6 के हिसाब से करेंगे या फिर 48,000 लेंगे एक्चुअल रॉयल्टी? $48,000। जब आपको क्वेश्चन ने एक्चुअल रॉयल्टी बता दी है, जब आपको क्वेश्चन ने एक्चुअल रॉयल्टी बता दी है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? भाई क्वेश्चन कहता है मेरे से मिस्टेक हो गई कि मुझे 1.5 लिखना चाहिए था लेकिन मैंने 6 लिख दिया। लेकिन मैं तो आपको कहता हूं आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आपके 6 या 1.5 कब काम आएगा? जब आप कैलकुलेट करते हो। क्वेश्चन कहता है आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने आपको एक्चुअल रॉयल्टी पहले ही दे रखी थी।
जब आपको एक्चुअल रॉयल्टी गिवन है तो आप एक्चुअल रॉयल्टी को कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हो? क्या आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है? क्या मैंने कहा है कि मैंने जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो गलत लिख दी थी या गलत कैलकुलेट कर ली थी कि आप उसे सही कैलकुलेट कीजिए? कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि साहब अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दी तो आप उसको रेक्टिफाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहां तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो जब आपको एक्चुअल रॉयल्टी ऑटोमेटिकली दी हुई है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो तो आप वो वाली एक्चुअल रॉयल्टी ले लेंगे जो क्वेश्चन ने बता रखी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है। अब एग्जाम में आया हुआ था तो सब क्वेश्चन तो ऐसा ही आया हुआ था, तो जब कमेंट आया तो कमेंट में लिखा हुआ था कि जब आपको एक्चुअल रॉयल्टी गिवन है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है। ठीक है, क्लियर? अब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ईयर बता रखा है, आउटपुट बता रखा है, एक्चुअल रॉयल्टी बता रखा है, मिनिमम रेंट बता रखा है, बस केवल एक ही प्रॉब्लम थी। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। डन, क्लियर, पक्का? चलिए, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर वाइंड अप होता है। इस चैप्टर में हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। डन। अब आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको दिन में थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट निकालने हैं, कभी भी निकाल लो पूरे दिन में, और इसके एक एक क्वेश्चन का आपने टेबल बना के रख रखी है, आपको 10-15 मिनट लगेंगे एक एक क्वेश्चन के अकाउंट्स बना के। जैसे आज क्वेश्चन नंबर 1 का बना लिया, कल 2 का बना लिया, फिर 3 का बना लिया। ऐसा करते करते इसके सारे क्वेश्चन के सारे जितने अकाउंट्स आप बना सकते हैं सारे बना के रखें। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम के टाइम रिवीजन कर रहे होंगे उस दिन आपको अकाउंट फटाफट पूरा बना के नहीं देखना पड़ेगा, आपके सामने बना हुआ होगा। आपको दोबारा से केवल 2 क्वेश्चन के बना के देखने होंगे और बाकी सारे तो आपके पास बने हुए हैं, आपने खुद ने बना रखे हैं। ठीक है, तो आपको आपके एग्जाम के टाइम फायदा रहेगा। कभी आपको मन में कंफ्यूजन होगा इसका अकाउंट कैसे बनेगा, तो उस दिन आपको बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमसे ये काम हो जाएगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो नहीं होता है। तो इसलिए आप अभी सारे क्वेश्चन के धीरे धीरे 1 2 3 दिन 5 7 दिन में अगर आप आधे आधे घंटे में बनाएंगे तो सारे क्वेश्चंस के बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके, चलो ये तो हमारा चैप्टर वाइंड अप हो। अब मैं आपसे छोटे से 3-4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे 3-4 क्वेश्चन के रिप्लाई दे देंगे? हमारे पास 15 मिनट का टाइम है। छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन, बस बहुत छोटे छोटे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी होती है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी होती है? सभी ने ये क्वेश्चन का आंसर कर लिया? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी होती है? राघव, गोइंग कंसर्न, ठीक है, वेरी गुड, सही है। अक्रूअल, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, इकोनॉमिक, अरे सारी थोड़ी ना बतानी है। गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म नहीं होती बेटा, कंजर्वेटिज्म फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं होती है, प्रूडेंस में नहीं होते, कंसिस्टेंसी होती है। गोइंग कंसर्न, तीनों आंसर आ चुके हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 होती है बेटा। कौन कौन सी होती है?
फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। तो मैं लिखता हूं, एक नया पेज ओपन कर लें, फेयर पेज पे लिख लें अपने पास, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न। सेकंड, कंसिस्टेंसी। थर्ड, अक्रूवल। ये क्या कहता है? बिजनेस विल रन for a very long term। ये एजम्पशन कहती है कि साहब बिजनेस लॉन्ग रन में चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसी, accounting policies should be consistently followed। accounting policy should be consistently followed मतलब एक बार आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली, उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे। और अक्रूवल, अकाउंटिंग should be done on due basis। ड्यू बेसिस मतलब अक्रूवल बेसिस। पैसा आ जाए या पैसा ना आए उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, पैसा ड्यू होना चाहिए, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है, वो पैसा ड्यू हो जाए तो आप उसे बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। डन? क्लियर? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है साहब? तो देखो, फंडामेंटल आपको बताते हैं, फंडामेंटल आपको तीन बातें बता रहे हैं कि फंडामेंटल अकाउंट, कोई भी अकाउंट जब आप देखेंगे तो आप तीन बातें अपने आप मन में सोच लेंगे कि ये बिजनेस, जब भी आप देखेंगे तो आप तीन बातें हमेशा दिमाग में ले आएंगे। बिजनेस गोइंग कंसर्न के लिए चल रहा है, कंसिस्टेंटली मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है, और अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पे। अब इसका सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तो ये हो गया बेटा, एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक बार फॉलो कर ली, क्या हम उसे कभी चेंज नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आता है ना। आप कहते हो कि एक बार हमने जो पॉलिसी फॉलो कर ली, क्या सर उस पॉलिसी को कभी चेंज नहीं कर सकते? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, कंडीशन या फिर रीजन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को कब चेंज किया जा सकता है? क्वेश्चन है कंडीशन और रीजन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी।
कब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया जा सकता है? इफ, इसकी भी तीन कंडीशन है, तीन रीजन है, तीनों में से कोई भी रीजन सेटिस्फाई हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो। पहला, चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज हो गया या लिखा हुआ हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया। अब आप क्या कर सकते हो भाई, लॉ में ही चेंज हो गया तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, अकाउंट्स के लॉ क्या होते हैं बेटा? अकाउंट्स में जो रूल बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे एएस कहते हैं। एएस में चेंज हो गया भाई, आपके जो अकाउंट्स के रूल बने हुए हैं, जिन रूल के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी होती है, वो रूल ही चेंज हो गए। जिन रूल के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है वो रूल ही चेंज हो गए। अब आप क्या करेंगे? क्लियर है? और तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो तीन में से कोई भी रीजन हो तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यहां तक दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? क्या ये दोनों क्वेश्चन सभी को क्लियर है? सबसे पहले उन्होंने कहा तीन फंडामेंटल अकाउंट, तीन रीजन है, ये तीन रीजंस है कि या तो लॉ में चेंज हो गया तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो गया तो हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, जैसे पुरानी जो पॉलिसी हम फॉलो करते हैं वो केवल हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सारे के सारे लोग कोई और पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। अब बेटर प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? आपको अपने अकाउंट से अगर किसी से कंपेयर करने होंगे तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी पॉलिसी में चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बेटर होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उसका लेवल अच्छा होता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो चीजें आप अपने अकाउंट्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से वो प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता है तो आप कर सकते हैं। डन। थर्ड क्वेश्चन हो गए, दो बातें। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एक थर्ड क्वेश्चन और है। थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो आता है फैक्टर्स should be considered, factors should be considered while change in accounting policy। जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे? ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो वो कहते हैं चेंज करते वक्त आपको तीन बातों का ध्यान रखना है।
पहला वर्ड है मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी, प्रूडेंस और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज मेटेरियलिटी, सेकेंड इज प्रूडेंस एंड थर्ड इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्लियर है तीनों बातें? इनको समझने का काम करेंगे कल की क्लास में। नोट कर लीजिए। क्या सभी ने तीनों क्वेश्चन नोट कर लिए? चलिए, तो इसके आगे का काम करेंगे कल की क्लास में। डन? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।